तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। सामान्य ज्ञान तार्किक क्षमता का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, यानी कि इससे पहले हर सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला पर्यवेक्षक फ्री क्लास के नाम से, उसमें जाकर के आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो रीजनिंग जो कि तार्किक क्षमता हो जाएगी, मैथ, कंप्यूटर एक्ट, योजनाएं, इन सारे प्रश्नों को आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। और मैथ के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, आज आपको मैथ और रीजनिंग के अच्छे खासे सवाल देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। लोग कमेंट करते हैं सर मैथ और रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा प्रश्न लेकर के आइए। तो आज हमने मैथ और रीजनिंग के अच्छे खासे प्रश्न कवर किए हैं। डेटा इंटरप्रेशन जिसे हम डीआई कहते हैं, डीआई को आज हम कवर करने वाले हैं। डाइस जिसे हम पासा कहते हैं, उसके भी प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितनी वीडियो हमारी आ रही है वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइजर के कंप्लीट सुपर नोट्स तैयार हो चुके हैं। चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर नोट्स मात्र 128 रुपये में आपको मिलने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं मंगाए हैं वो लोग तुरंत अपने नोट्स मंगवा लीजिए। नोट्स मंगवाने से क्या फ़ायदा होगा, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की है फिर भी आप इन नोट्स को कवर करके अच्छी खासी तैयारी के साथ में एग्जाम में जा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी वो मान लीजिए 130 या 140 के बीच में टक रहे हैं, और अगर वो ये नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आसानी के साथ में वो 160 प्लस स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अपने पूरे तैयारी कर ली है उनके लिए भी ये नोट्स महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप इस 20 दिन के अंदर, जो 20 से 22 दिन बचे हैं, इन 20 दिन के अंदर आप इन नोट्स को 2 बार कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जो 660 सीटें निकली हुई हैं, इनमें एक सीट आप अपनी ज़रूर पक्की कर लेंगे। ठीक है, नोट्स में क्या-क्या मिलने वाला है, तो नोट्स के अंदर आपको पोषण एवं स्वास्थ्य, जो आपके चारों सब्जेक्ट हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको मिलने वाला है। पोषण एवं स्वास्थ्य जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ये आपको कंप्लीट मिलेगा। सामान्य ज्ञान के अंदर मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की आपको अलग से पीडीएफ मिलने वाली है। उसके बाद में शिशु देखभाल, बाल विकास को पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मैनेजमेंट प्रबंधकीय कौशल को भी कंप्लीट कवर किया गया है। तो चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र 128 रुपये में आपको मिलने वाले हैं। तो तुरंत इन नोट्स को मंगवा करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिन लोग तैयारी हो चुकी है वो लोग अपना रिवीजन भी कर सकते हैं इन नोट्स से। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर आपको 128 रुपये का पेमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 128 का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नंबर है 7052547003। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। और ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पर ही तुरंत प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि घर पहुंचाने का अब टाइम नहीं है। 15 दिन में आपके घर पर पहुंचेगा और 28 से पेपर है। ठीक है ना, तो समय नहीं है, कम प्राइस में तुरंत आपको व्हाट्सएप पर ही हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। और जिन लोगों को नोट्स मिल चुके हैं उन लोगों से निवेदन है, वो लोग अपने सारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि हमेशा के लिए वो नोट्स आपके मोबाइल में सेव हो जाएं। मान लीजिए कहीं आपका व्हाट्सएप, मान लीजिए डिलीट हो जाता है व्हाट्सएप, या फिर आपका मोबाइल कहीं गिर जाता है, तो ऐसे में आपको लगता है आप तो नोट्स मतलब चले गए, तो अगर आप सेव कर लेंगे तो ये नोट्स हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगे। तो कोई आगे समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जिन लोगों को नोट्स मिल चुके हैं वो लोग अपने नोट्स से सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जहाँ जहाँ पर फैक्ट वाले प्रश्न होंगे उनको जल्दी से करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैथ के लिए हमें समय बचाना है और ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए समय बचा करके चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2024 में, 2021 में, 2019 में, या फिर 2024? दो बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2021 में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये फैक्ट वाला प्रश्न है, इसमें कुछ खास समझाने का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था, जिससे कि जो बाल विवाह हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके?
चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, शक्ति योजना, बाल विवाह मुक्त भारत योजना या फिर किशोरी मुक्ति योजना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है, यानी कि बाल विवाह मुक्त भारत। यह योजना शुरू की गई थी भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए। आगे बढ़िए, मंत्रालय का नाम जरूर याद रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपको कई बार बताया भी है, अगर आपके सवाल जो है आ रहा है आपके एग्जाम में, किसी मंत्रालय के बारे में पूछ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा और ऑप्शन में दिया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो इसी ऑप्शन पर लगाना, महिला एवं बाल विकास जो है मंत्रालय। 90% जो क्वेश्चन है वो इसी मंत्रालय के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से मैथ के लगातार 3 प्रश्न आने वाले हैं। डीआई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, धैर्यपूर्वक आपको चीज़ों को देखना है, ठीक है। चलिए, इस तरह से चार्ट आपके सामने बन करके आएगा आपके एग्जाम में स्क्रीन पर, और इसी चार्ट में से आपसे प्रश्न जो है पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, तो स्कूल का नाम लिखा हुआ है, 5 स्कूल हैं, हाँ 5 स्कूल का नाम है, और उसमें टोटल स्टूडेंट बताएं कि कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उस स्कूल में, और ये भी बताया कि कौन सा स्टूडेंट, कितने प्रतिशत स्टूडेंट कौन सा गेम खेलते हैं। तो ये वॉलीबॉल खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। अब जो इनके अलावा रह जाएंगे वो कोई गेम नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मतलब स्कूल ए में बताया है कि टोटल 560 जो है विद्यार्थी हैं, जिसमें से 25% विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं, 30% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, और जो बाकी बचे हैं वो कोई खेल नहीं खेलते हैं। चलिए अब इसी तरह से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्कूल ई में वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी, यानी कि स्कूल ई में जो वॉलीबॉल बच्चे खेलेंगे वो कितने होंगे। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए, 300, 500, 450 या फिर 180, कितने ऐसे बच्चे हैं स्कूल ई में जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। सबसे पहले आपको निकालना होगा कि स्कूल ई में कुल कितने बच्चे हैं। तो स्कूल ई ये रहा, टोटल बच्चे हैं 600, ठीक है, 600 बच्चे हैं। वॉलीबॉल की बात कर रहा है, तो वॉलीबॉल देखिए कितने बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, 30% बच्चे जो हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो बस आपको 600 का 30% निकालना है। परसेंट निकालना जानते हैं, 600 और इसका 30% निकालना है, 30/100, ठीक है। आप काट दीजिए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, और 30 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 180 ऐसे बच्चे हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको आप और भी आसानी से कर सकते थे, ऑप्शन आपको मतलब एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पूरे 600 बच्चे हैं, आपको पता है 600 का 50% कितना होता है, हम जानते हैं 600 का 50% 300 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, वॉलीबॉल 30% खेलते हैं, यानी कि 50% से भी कम बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं। अब 300 आप जानते हैं, तो 300 से कम जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 300 से कम देख लीजिए, ये तो 300 है, गलत हो जाएगा, 500 ज़्यादा है, 450 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी केवल एक ऐसा ऑप्शन है जो 300 से कम है, यानी 50% से कम है। तो आप बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी बता दिया, जिससे कि जब आप पीडीएफ देखें, पीडीएफ निकालें, तो उससे आपको समझ में आ सके कि किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो पीडीएफ निकालने के बाद में कहीं पर भी आप फंसते हैं, आकर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपका उसी डीआई से प्रश्न है। प्रश्न क्या है, स्कूल डी में कितने प्रतिशत बच्चे कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। बड़े ध्यान से देखना है, देखने में आपको कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये सरल सवाल है। क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं स्कूल डी में जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। चलिए देख लेते हैं स्कूल डी में। अब स्कूल डी में परसेंटेज में पूछा गया है, तो आपको यहाँ के छात्रों से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है और प्रतिशत में हमको डाटा दिया हुआ है। अब ऐसा मत करना कि 720 बच्चे हैं, 60% ये खेलते हैं, 20% ये खेलते हैं, टोटल इतने परसेंट, कुछ नहीं करना है। आपसे जब परसेंट में बात पूछी जाए तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, कितने बच्चे क्या कैसे, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है कि स्कूल डी में कितने बच्चे कोई खेल नहीं खेलते हैं। सबसे पहले स्कूल डी को देखिए, कितने बच्चे खेल खेल रहे हैं, ये देखिए, तो 40% बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं और 20% बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 60% ऐसे बच्चे हैं जो कोई ना कोई खेल खेल जरूर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो अगर 100% में से 60% बच्चे कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं, तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जो कोई खेल नहीं खेल रहे होंगे। तो 100 में से 60 को माइनस कीजिए, 40% ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं। परसेंटेज में ही आपसे पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 40% ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे संख्या नहीं पूछी गई थी, परसेंट पूछा गया था। जहाँ पर भी परसेंट पूछा जाए वहाँ पर संख्या का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपल से प्रश्न लग रहा है ना? देखने में सवाल कठिन लगेगा लेकिन आप जब करने बैठेंगे ना तो आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे अगर आप डेली वीडियो हमारा अटेंड करते रहेंगे, डेली वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है? मैथ की हमने आपको 3 पीडीएफ दी हैं। एक तो मैथ की ट्रिक वाली पीडीएफ है, उसमें सब कुछ ट्रिक के द्वारा बताया गया है। सारे चैप्टर ट्रिक वाले हैं केवल, केवल ट्रिक आपको बताइए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक आपको हमने प्रैक्टिस सेट दिया है यानी प्रैक्टिस बुक दिया है, उसमें सारे चैप्टर दिए गए हैं और सारे चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन दिया गया है। और एक हमने आपको हैंड रिटन नोट्स दिया है जहां पर आपको अच्छी चीजें किस तरह से आपको सॉल्व करना है पूरा डिटेल में समझाया गया। तो 3 तरह के मैथ के नोट्स आपको दे रहे हैं, 2 आपको रीजनिंग के नोट्स मिल रहे हैं। तो बढ़िया 128 में आपको बहुत अच्छा खासा कंटेंट मिल जा रहा है तैयारी करने के लिए, ठीक है? चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन बता दिया। टोटल 100% बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने वाले 20, वॉलीबॉल खेलने वाले 40, कुल मिलाकर के 100 में से 40 और 20 घटा दीजिए यानी कि 100 में से 60 घटाएंगे तो 40% बच्चे बचे रह जाएंगे जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। चलिए इसी डीआई से अगला प्रश्न है, स्कूल सी में कितने बच्चे कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? अब यहाँ पर परसेंट में नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। आपसे नंबर में पूछा गया है कितने बच्चे हैं। तो पहले चलते हैं देखते हैं कि स्कूल सी में कुल कितने बच्चे हैं और कोई भी खेल कितने बच्चे नहीं खेलते हैं। चलिए अब ऊपर आएँगे, देखिए यहाँ पर आते हैं। अब देखिए स्कूल सी की बात की जा रही है। स्कूल सी में टोटल कितने बच्चे हैं? 800 बच्चे हैं सर, ठीक है। कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। सबसे पहले ये निकालिए कि कितने बच्चे खेल खेलते हैं। तो 35% बच्चे क्या खेल रहे हैं? वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 25% बच्चे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। कुल मिलाकर के कितने हुए? 60%। 60% बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल ज़रूर खेल रहे हैं। आपसे क्या पूछा है? ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं? तो 100 में से 60 घटाओ तो 40% ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। परसेंट में निकल कर के आ गया कि 40% बच्चे कोई गेम नहीं खेलते हैं, लेकिन हमसे परसेंट में तो पूछा नहीं है, हमसे नंबर में पूछा है, तो नंबर में निकाल लेते हैं। टोटल बच्चे हैं 800, ठीक है? 40% ऐसे बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो 40/100, ठीक है? अब यहाँ पर काट लीजिए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो खत्म और 8 का गुणा 40 में करेंगे तो 8 चौक 32, 320 आपका आंसर आ जाएगा। 320 बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं स्कूल सी में और यही आपसे पूछा गया है। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला, ठीक है? समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें? मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी आपको लिख दिया है। स्कूल सी में टोटल बच्चे हैं 800, कोई खेल नहीं खेलने वाले बच्चे कितने हैं? टोटल 100, 35 प्लस 25 यानी कि 35% और 25% बच्चे कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलते हैं। यानी बचे कितने? 40% बचे। 40% बच्चे ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। तो 800 का 40% निकालेंगे तो 320 ऐसे बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका किसका? डाइस का प्रश्न है, ठीक है? तो इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, अंक 5 के विपरीत कौन-सा अंक होगा? बोला जा रहा है कि ये आपको डाइस दिए गए हैं 3, इसमें बताइए कि 5 के विपरीत कौन-सा अंक होगा? अब देखिए 5 कहाँ-कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों को लेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 2 डाइस ऐसे देखिए जहाँ से आपके प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर 2 अंक आपके मैच कर रहे हो, 5 नहीं कर रहा हो। देखिए यहाँ पर 3-3 मैच कर रहा है, ठीक है? यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? 5 के बारे में पूछा गया तो 5 को नहीं मैच कराने लगना है कि 2 ऐसे डाइस ढूँढिए जिसमें 5 मैच कर रहे हो, 5 को नहीं मैच कराना है। जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, वो चीज़ केवल 1 डाइस पर होनी चाहिए, बाकी कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो मैच कर रहा हो, ठीक है? तो ऐसे अपन को ये 2 डाइस ही दिख रहे हैं, जिसमें हमसे 5 के बारे में पूछा गया तो ये एक उस पे डाइस पे है और एक ऐसी संख्या है जो दोनों डाइस पर है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। अभी समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। अंक 5 के विपरीत पूछा गया है, इसके लिए आपको क्या कौन-सा ट्रिक लगाना है? इसके लिए आपको घड़ी की दिशा वाला ट्रिक लगाना है, ठीक है? क्लॉकवाइज़ हम जो है ये वाली ट्रिक लगाएँगे। कैसी होती है ट्रिक देखिए, तो हमने ये 2 डाइस ले लिए हैं, ठीक है? अब 2 डाइस में जो सेम अंक वाला नंबर है उससे शुरू करते हैं। तो सेम अंक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो ऐसे घड़ी की दिशा में लिखिए, घड़ी की दिशा में सुई चलती है ना इस तरह लिखिए। तो 3, 2 और 1, ठीक है? घड़ी की दिशा में लिख दिया 3, 2, 1। अब दूसरे डाइस पर भी ऐसे लिखिए, 3 के सामने 3, तो 3, 4, 5, ठीक है? 3, 4, 5। अब यहाँ से मिला लो, क्या पूछा है कि 5 के विपरीत कौन-सा अंक होगा? तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 के विपरीत कौन-सा अंक है? 5 के विपरीत 1 है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि 4 के विपरीत कौन-सा है? तो 4 के विपरीत 2 है, तो 2 हो जाएगा। लेकिन अपन से 5 पूछा है, तो 5 के विपरीत कौन-सा अंक है? 5 के विपरीत 1 है। समझ में आ गया?
चलिए अभी जब सॉल्यूशन दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और किस तरह से हमने किया है यहाँ पर देखिए, पासा 1 और पासा 2 में घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है? तो 3 लिखा हमने, 3, 2, 1, 3 के सामने 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 और 5। अब यहाँ पर मैच कर लीजिए, 1 के सामने 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए, ये भी आपका रीज़निंग का प्रश्न है। सारे प्रश्न आज हमने मैथ रीज़निंग के ज़्यादा कवर किए हैं। उसके बाद में आपके कंप्यूटर के भी प्रश्न मिलेंगे और योजनाओं के भी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। हर तरह का जैसा आपके एग्ज़ाम में आता है सामान्य ज्ञान, वही हमने कवर किया है। देखिए, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लुप्त संख्याएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसकी जगह पर क्या आएगा? इसमें आपको दिमाग लगाना है और पहला दिमाग आप यही लगाना, कहीं कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, कहीं कोई घनमूल तो नहीं बन रहा है, मतलब कहीं कोई क्यूब तो नहीं बन रहा है, कहीं कोई आपका घनमूल नहीं बन रहा हो, कहीं कोई आपका वर्गमूल नहीं बन रहा। तो वर्गमूल और घनमूल पर ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इन्हीं पर आपको दिमाग लगाना है। जैसे आप यहाँ सॉल्व करते हैं, चलिए पहला देखते हैं। तो 7 से मान लीजिए ये दोनों 7 के मल्टीपल हैं। 7 से 28 को डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 21 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सर कोई मल्टीपल बन ही नहीं रहा है, यानी ये सिस्टम तो नहीं बन रहा है, ठीक है? अब चलिए अपन वर्ग और वर्गमूल पर बात करते हैं। इन दोनों को जोड़िए, 28 और 21 को जोड़िए। 28 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 49, यानी ये तो 49 बन रहा है और 49 तो 7 का वर्ग होता है। सर कुछ दिमाग तो लग रहा है सर। चलिए दूसरे पर चेक कर लेते हैं। तो दूसरे पर चेक करें, ये दोनों अंक जोड़िए, 22 और 14। 22 और 14 हमने जोड़ा तो ये तो 36 हो रहा है और 36 तो 6 का वर्ग होता है। यानी कि ये बिल्कुल सही ट्रिक काम कर रही है कि नीचे के दोनों अंकों को जोड़ने पर जो अंक आएगा उसका वर्ग, मतलब वो ऊपर वाली संख्या उसी का वर्ग होगी। चलिए 35 और 29 को जोड़ते हैं। जब हमने 35 और 29 को जोड़ा, देखिए 9 5 14, हाथ से लगी 1, 3 2 5 1 6। सर ये तो 64 हो रहा है और 64 किसका वर्ग होता है? सर 64 तो 8 का वर्ग होता है। 8 ऑप्शन में कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया है, यानी कि 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि हमने किया क्या है। देखिए, तो नीचे की दोनों संख्या जोड़ने पर ऊपर वाली संख्या का वर्ग बन रहा है, यानी कि नीचे की दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो ऊपर संख्या होगी उसका वर्ग जो है नीचे की दोनों संख्याओं का योग होगा। आ गया समझ में? फिर से समझा दें क्या? देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ रहे हैं तो 49 आ रहा है, जो कि 7 का स्क्वायर होता है। इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ रहे हैं तो 36 आ रहा है, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 64 आएगा और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आज थोड़ा-सा फ़ीवर हो रहा है हमको, है ना? लेकिन फिर भी आपकी हम क्लास लेकर के आ रहे हैं। बीच में रुक-रुक करके आराम-आराम करके आपको कराएँगे। मतलब आपके सामने तो सारी क्लास पूरी कंटिन्यू आएगी, लेकिन बीच में वीडियो को रोक दिया करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि दवा भी खाई है तो थोड़ा पसीना भी हो रहा है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलेगी, चाहे मैं कैसे भी रहूँ, ठीक है ना? चलिए अगला देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सर पे लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संबंध ज्ञात कीजिए। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसा पहले दूसरे में संबंध है, वैसा तीसरे और चौथे में संबंध होगा। वही संबंध आपको बताना है। देखिए, देखिए, ये भी रीज़निंग का प्रश्न है। जैसे अगर 9 को हम 82 लिखते हैं, उसी तरह 8 को हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको यही पता करना है, कहीं कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, कहीं कोई क्यूब तो नहीं बन रहा है, तो पहले स्क्वायर और क्यूब पर ही आपको काम करना है। अब हम 9 से 81 कैसे बना सकते हैं बताइए? 9 से 82 कैसे बना सकते हैं? 9 का स्क्वायर कर दें? 9 का स्क्वायर करेंगे तो हम 81 पर पहुँच जाएँगे, उसमें 1 जोड़ दें तो 82 बन जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो सही है। तो चलिए दूसरे वाले पर भी करके देख लेते हैं। यानी 8 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है और इस हिसाब से हम 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 65 पे। क्या ऑप्शन में दिया गया है 65? आइए देखते हैं। यस सर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 65 बता रहा है। यानी हमारी ट्रिक काम कर गई। स्क्वायर वाली ही ट्रिक सबसे ज़्यादा काम करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे? 9 का हमने स्क्वायर किया, 81 हो गया। 81 में 1 जोड़ दे रहे हैं तो 82 आ जा रहा है। इसी तरह से हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 में 1 जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा और 65 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। इसमें आपको अगला अंक ज्ञात करना है कि यानी जो ये पैटर्न चल रहा है, जो ये नंबर सीरीज़ चल रही है, इसमें अगला अंक क्या आएगा? 3, 3 के बाद में 9 आ रहा है, 9 के बाद में 27 आ रहा है, 27 के बाद में 81 आ रहा है, 81 के बाद में क्या आएगा? अब यहाँ पर आपको मल्टीपल काम करना है, क्योंकि गुणा में क्या होता है, गुणा में चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, ठीक है? और प्लस में चीज़ें धीरे से, मतलब कम अंक जो है बढ़ते हैं और आपका माइनस में चीज़ें घटती हैं, लेकिन गुणा में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे कि 3 के बाद में 9 आ गया, ठीक है? 9 के बाद में 27 आ गया, 27 के बाद में 81 आ गया, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी किसी न किसी चीज़ का इसमें गुणा हो रहा है। चलिए करके देख लेते हैं।
3 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, हाँ सर। 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 आएगा, हाँ सर। 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो अब 81 में भी आप 3 का गुणा कर दीजिए, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा 243, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। हर संख्या में आपको 3 का गुणा करना है। 3 में 3 का गुणा किया 9 आया, 9 में 3 का गुणा किया 27 आया, 27 में 3 का गुणा किया 81 आया। अब 81 में 3 का गुणा कर देंगे तो 243 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर थोड़े से आपके कंप्यूटर के प्रश्न आ गए हैं, इनको हम जल्दी-जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो अपना लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो मैथ और रीजनिंग के लिए समय बचाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन-सा इनमें से हार्डवेयर नहीं है? कई बार आपको बताया है, नोट्स में भी बता रखा है, ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, वो क्या होती हैं? हार्डवेयर होती हैं, और ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होती हैं। आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन-सा हार्डवेयर नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर कौन-सा है, ये आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं कौन-सा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है? माउस, माउस को छू सकते हैं आप? हाँ सर, छू सकते हैं, ये तो हार्डवेयर है। प्रिंटर, प्रिंटर को छू सकते हैं? हाँ, छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर है। मॉनिटर को छू सकते हैं? हाँ, छू सकते हैं, तो ये भी आपका हार्डवेयर है। लेकिन क्या विंडो एक्सपी को आप छू सकते हैं? अब ये विंडो खिड़की नहीं है, विंडो एक्सपी जो होती है, वो विंडो कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डला होता है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, क्योंकि विंडो एक्सपी को हम छू नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। युवा संगम कार्यक्रम 2023 की प्रौद्योगिकी की अवधारणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? जो युवा संगम कार्यक्रम 2023 में लॉन्च किया गया था, करंट अफेयर को भी कवर किया है, तो इसमें जो प्रौद्योगिकी की अवधारणा थी, वो किस पर केंद्रित है? आइए ऑप्शन देखें। सही 4 ऑप्शन है आपके सामने। आर्थिक विकास पर केंद्रित है, प्रौद्योगिक विकास पर केंद्रित है, राजनैतिक पर केंद्रित है, या फिर सांस्कृतिक विकास पर केंद्रित है। आपको क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा है प्रौद्योगिक विकास, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये जो युवा संगम कार्यक्रम है, वो प्रौद्योगिक विकास को ध्यान में रख करके बनाया गया है। प्रौद्योगिक विकास का अर्थ है टेक्निकल नॉलेज, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, देखिए। केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को नया नाम क्या दिया गया है? जगह-जगह पर आयुष्मान भारत केंद्र बनाए गए हैं, जो आपको इलाज की व्यवस्था जो लोग करवाते हैं। तो इनको भारत सरकार ने क्या नया नाम दिया है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र को? आयुष्मान सेवा केंद्र कहा है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा है, स्वास्थ्य मित्र केंद्र कहा है, या फिर आरोग्य भारत केंद्र कहा है? चलिए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनको कहा है भारत सरकार ने। तो ध्यान रखना, सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को क्या नया नाम दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर नया नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये भी फैक्ट वाला प्रश्न है, इसको अपन जल्दी से करते हुए चलेंगे, क्योंकि लास्ट में जो है 5 प्रश्न और मैथ के हैं और 5 प्रश्न और रीजनिंग के हैं, ठीक है? तो रीजनिंग मैथ के प्रश्नों को हमने बढ़ाया है इस वाली वीडियो में। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मुख्य रूप से किस आय वर्ग को लाभान्वित करती है? ये सूर्योदय योजना क्या थी? सूर्योदय योजना में सोलर सेल पर ध्यान दिया गया था, यानी सौर ऊर्जा पर ध्यान दिया गया था। जो अपनी क्षमता है, जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको सौर ऊर्जा से हम बनाएँगे, ठीक है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध पहली बात तो सोलर ऊर्जा से है। अब इस पर किस आय वर्ग के लोगों को फोकस किया गया था? चलिए देखते हैं। उच्च आय वाले परिवारों को, इनको सोलर ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं है, पैसा है भैया, कहीं से भी ऊर्जा ला लेंगे। निम्न और मध्यम आय वालों को, सभी आय वर्ग को, या फिर केवल ग्रामीण परिवार को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न और मध्यम आय वालों को, जो अपना लेवल है, ठीक है ना? जो हमारा और आपका लेवल है। आप या तो निम्न होंगे अपन, या फिर अपन मध्यम होंगे। उच्च होंगे यानी कि बहुत सारा पैसा, अगर हम पे बहुत सारा पैसा होता तो महिला सुपरवाइजर की तैयारी काहे कर रहे होते, ठीक है ना? हम पर बहुत पैसा होता तो आपको क्लास क्यों पढ़ा रहे होते, गला क्यों फाड़ रहे होते, है ना? घर पे बैठे होते, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, निम्न और मध्यम आय वालों के लिए ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न देखिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवंटित राशि क्या है? करंट अफेयर का प्रश्न है, करंट अफेयर को भी हम कवर कर रहे हैं साथ ही साथ में, ठीक है? देखिए, तो जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का ही पूछा जाएगा बजट आपका, 2025-26 का नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अभी आया, 2 दिन पहले ही आया है 25-26 का जो बजट है, ठीक है ना? तो इस पे प्रश्न नहीं बनेगा। अब तो आपका पेपर बन चुका होगा। 2024-25 के बजट पर ही प्रश्न बनेगा तो। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो 2024-25 का जो बजट था, उसमें प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए राशि कितनी आवंटित की गई थी? चलिए देख लेते हैं। 500 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, या फिर 1200 करोड़ रुपए? आइए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 800 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी इंदिरा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 2024-25 का जो बजट आया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चलिए थोड़ा-सा रोक दें, क्योंकि पसीना सा आ रहा है ना, थोड़ा रोक देते हैं, फिर अभी चालू करते हैं। चलिए, हाँ, फिर से शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? आइए देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा बड़ा-सा प्रश्न दिखाई दे रहा है, देखिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के लिए ऋण हासिल करने वाली छात्रों के लिए छात्रों के किस समूह की सहायता के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? यानी कि कौन से ऐसे वर्ग के छात्र या छात्राएँ हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? चलिए देखते हैं। मध्यम वर्ग के छात्र हैं, निम्न कक्षा के छात्र हैं, ग्रामीण छात्र हैं या फिर जनजाति छात्र हैं, किसके लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ये आपके मतलब की है, ठीक है? देखिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने पर बाजार मूल्य से कितने गुना मूल्य अधिक दिया जाता है? 4 गुना, 2 गुना, 8 गुना या फिर 10 गुना? चलिए आंसर देखें, फिर इस प्रश्न को अच्छे से समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 गुना अधिक मूल्य दिया जाता है। अब समझिए क्या कह रहे हैं हम। देखिए, जैसे पहले क्या हुआ करता था, जो आपका संपत्ति का अधिकार था, ये हमारा मौलिक अधिकार था, ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए यहाँ से हाईवे निकल रहा है, ठीक है? हाईवे निकल रहा है, बीच में आपका घर पड़ रहा है, ठीक है? भले ही आपकी वो झोपड़ी हो, लेकिन आप कहोगे नहीं भैया, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे घर को तुम नहीं ले सकते हो, हम अपना घर नहीं देंगे, अपना हाईवे मोड़ करके यहाँ से ले जाओ। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएँ होती थी। यानी यहाँ पर चलो मोड़ करके फिर से वापस आए, यहाँ पर किसी का घर आ गया, फिर समस्या हो गई। तो सरकार ने क्या किया, इसको मौलिक अधिकार से निकाल करके, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके आर्टिकल 300 ए में डाल दिया, ठीक है? ये आपका अब कानूनी अधिकार हो गया है, यानी मौलिक अधिकार नहीं है, और कानूनी अधिकार अगर हो गया तो सरकार आपकी जगह ले सकती है। हाँ, उसके बदले में आपको मुआवजा दे सकती है, यानी पैसा आपको देगी, जो भी रेट होगा उस पर उससे ज़्यादा ही पैसा आपको दिया जाएगा। तो बस यही आपसे पूछ रहे हैं कि जो ये पैसा दिया जाएगा ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रेट चल रहा है उससे कितना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा? तो सही आंसर है 4 गुना। यानी अगर अगर मान लीजिए ये आपकी भूमि है, ये बाज़ार रेट जो है वर्तमान में उस भूमि का मान लीजिए ₹1 है, तो आपको सरकार जो देगी वो ₹4 देगी, ठीक है? तो तभी तो लोग खुश हो जाते हैं, अरे भैया मेरा जो घर है ना, या फिर मेरा जो खेत है, मेरी जो बाग है, वो हाईवे में चला गया। हाईवे में चला गया, तुम्हें क्या फ़ायदा? हाईवे में चला गया तो भैया हमको 4 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है? अगर हम वैसे बेचते तो हमारा मान लीजिए ₹100 का जाता वो, लेकिन अब हाईवे में चला गया है तो हमको ₹400 मिलेंगे, यानी कि 4 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसीलिए नोएडा वाले आधे से ज़्यादा तो अमीर हो गए, ठीक है ना? क्योंकि नोएडा में बहुत ज़्यादा लोगों के घर या तो हाईवे में आ गए या फिर सरकार ने उनको अधिग्रहित कर लिया, क्योंकि नोएडा को एक टेक्निकल सिटी बना दिया, टैक्स सिटी बना दिया, ठीक है? और टैक्स सिटी बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, और वहाँ के ज़मींदार जो लोग थे जिनके पास में थोड़ी बहुत भी ज़मीन थी ना, वो भी आजकल करोड़ों में खेल रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि सरकार जब लेती है उनसे तो हमेशा 4 गुना दाम पर लेती है, और अगर शहर की बात करते हैं तो वहाँ पर शहर में और भी ज़्यादा दाम मतलब कि हो जाता है, ठीक है ना? तो 4 गुना ज़्यादा पैसा आपको दिया जाता है अगर आपकी इस ज़मीन को सरकार ले रही है तो। चलिए समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है? चलिए 17 नंबर देखते हैं। बिल्कुल ज़ीरो से समझाया है, ऐसा क्यों हुआ और पहले हाईवे बनते थे, परेशानियाँ होती थी, वहाँ से उठा कर के आपको करंट में लेकर के आ गए, सारी चीज़ें आपको समझा दी। चलिए 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सती रोकथाम अधिनियम 1987 की कौन-सी धारा में सती प्रथा की स्थिति के लिए दंड निर्धारित किया गया है? यानी कि अगर आप किसी भी महिला को सती होने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं या फिर उसकी जो स्थिति है उसको किसी और को बताते हैं, सती प्रथा को बढ़ावा देते हैं, तो आपको दंड दिया जाएगा। और किसमें दंड दिया जाएगा? सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अकॉर्डिंग दंड दिया जाएगा। और इस दंड का वर्णन कौन-सी धारा में किया गया है? आइए देख लेते हैं। धारा 6, धारा 4, धारा 5 या फिर धारा 8? सही आंसर ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 5 में ये बातें बताई गई हैं कि अगर आप किसी को सती होने के लिए बाध्य करते हैं या फिर सती प्रथा को मतलब कि उसको बढ़ावा देते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, और धारा 5 के अकॉर्डिंग यह दंड दिया जाएगा। और जो एक्ट वाली हमने पीडीएफ सबको दी है, 100 अधिनियम को 100 जो प्रश्न है अधिनियम से रिलेटेड, उनकी एक अलग से पीडीएफ बना रखी है। 128 वाली जो पीडीएफ जो लोग ले रहे हैं उसके साथ में ही ये पीडीएफ दी गई है। तो वहाँ पर इन सारे प्रश्नों को कवर किया है, जो एक्ट वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों को वहाँ पर कवर किया गया है। तो वो पीडीएफ भी आपको 128 वाली पीडीएफ के साथ में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 20,000 जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य के लिए किस मंत्रालय के साथ संयुक्त पहल शुरू की है? यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा एक पहल शुरू की गई है। 20,000 जो जनजातीय छात्र हैं, उनको स्वास्थ्य को लेकर के यह पहल शुरू की गई है। कौन सी
कौन-सा मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय है, सामाजिक न्याय मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, जिसमें 20,000 जनजातीय छात्रों को स्वास्थ्य के लिए जो है यहाँ पर संयुक्त पहल शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए। देखिए, ये भी आपका फैक्ट वाला प्रश्न है, एक्ट से प्रश्न है। ये एक्ट वाले जो प्रश्न है ना, एक्ट हो गया, आयोग हो गया, ये आपके सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आएँगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन-सा एक्ट या फिर अधिनियम मध्य प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्राधिकार में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार देता है? यानी कि जो आपके डीएम होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, कलेक्टर जो होते हैं, तो कलेक्टर के पास में पावर कहाँ से मिलती है कि वो अपने जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखें? तो कोई ना कोई एक्ट जो उनको ये पावर देता है, तो कौन-सा एक्ट है? सीधे अपन आंसर की बात करेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा एक्ट 1990 के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को यह पावर मिलती है कि वह अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, चाहे उसके लिए उनको लठ चलवानी पड़े, लाठी चलवानी पड़े। ये सारे अधिकार कौन-सा एक्ट देता है? मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा 1990 के द्वारा उनको यह अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। साथ ही साथ आपको बता दें, एमपीएसआई 2025 के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, एमपी टेट चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आबकारी, एमपी पुलिस, जेल, वन रक्षक के नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें से कोई भी अगर आपका एग्जाम है, तो आप अपने नोट्स मंगवा सकते हैं। चलिए 20 नंबर की बात कर लेते हैं। 20 नंबर पर क्या है? या आपके कोई छोटे बड़े भाई-बहन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं रेलवे का, तो उन लोगों के लिए भी नोट्स आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट। देखिए 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत बच्चों को कितने घंटे तक पारिवारिक उद्योग में काम करने का प्रावधान है? यानी कि ये एक एक्ट बनाया गया जिसमें बताया गया कि बच्चे कितने घंटे काम करेंगे, चाहे आप घर पे काम करवा रहे हो या फिर बाहर काम करवा रहे हो। अगर घर पर कोई उद्योग चल रहा है, मान लीजिए बीड़ी बनाने का उद्योग चल रहा है, तेंदूपत्ता का उद्योग चल रहा है या फिर कोई भी काम आपके घर पर घरेलू काम जो हो रहा है, उसमें कितने घंटे बच्चों को लगा सकते हैं, बच्चों से काम करवा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। केवल 3 घंटे आप उनसे काम करवा सकते हैं। कोई कुटीर उद्योग आपने खोल रखा है अपने घर पर, तो अब उन बच्चों से केवल आप 3 घंटे काम करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा उनसे काम नहीं करवा सकते हैं, नहीं तो फिर पुलिस आपको धर ले जाएगी, ठीक है ना? अगर ये बच्चा शिकायत कर देगा तो। वैसे तो बहुत काम करवाते हैं लोग अपने बच्चों से, ठीक है? चलो करो 5-5, 6-6 घंटा लोग बच्चे काम करते हैं, खेतों में काम करते रहते हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो पुलिस से आपकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट बना हुआ है कि 3 घंटे से ज़्यादा आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है? हम लोग कहें तो मम्मी-पापा वैसे ही कूट देंगे। अभी बताता हूँ तुमको, ठीक है ना? अभी तुमको सारा कानून निकालता हूँ तुम्हारा। चलिए 21 नंबर देखिए। भारत में पथ विक्रेता यानी कि जीविका संरक्षण और पथ विक्रय एक्ट कब लागू किया गया था? ये एक एक्ट बनाया गया जो फेरी वाले होते हैं ना, गाँव-गाँव जाकर के, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर के बेचते हैं, चद्दर ले लो या फिर कोई सामान बेचते हैं, खाने-पीने का सामान बेचते हैं, तो इनके लिए भी एक एक्ट बनाया गया। पहले लोग इनको बहुत इनकी बेइज़्ज़ती करते थे या पैसे ले लेते थे और मतलब कि सामान ले लेते, पैसे नहीं देते थे। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, भारत में पथ विक्रेता एक्ट। ये कब लागू किया गया, यह आपसे पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 2014 में यह एक्ट लागू किया गया था। पथ विक्रेता, जिसे हम जीविका संरक्षण और पथ विक्रय अधिनियम एक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आराम से आप लोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए, एक व्यक्ति के पास खरीदारी के लिए लिए गए पैसों का 40% खर्च करने के बाद 4200 रुपये बचे, वो अपने साथ कितनी राशि ले गया था? अब समझिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है, ठीक है? मान लीजिए ये कोई राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है? अब ये कहाँ गया है? गाँव गया या बाज़ार गया है, ठीक है? अब वो बाज़ार जब गया है, तो अपने साथ मान लीजिए 100% पैसा ले गया है, ₹100 ले गया, ठीक है? लेकिन उसने क्या किया, ₹40 खर्च कर दिए। ₹40 खर्च करने के बाद में, यानी ये 40% खर्च करने के बाद में उसके पास ₹4200 बचे हैं। बताइए कि वो अपने पास कुल कितनी राशि ले गया था? 100% का आपको मान बताना है। अब चलिए प्रश्न को समझते हैं और करते हैं। देखिए, इनके पास में हमेशा 100% जो भी चीज़ें होंगी, टोटल 100% रुपए लेकर के निकलेगा अपने घर से, ठीक है? इसने क्या किया, 40% खर्च कर दिया। तो अगर इसने 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना इसके पास? इसके पास बचा, 100 में से 40 घटाइए, 60% इसके पास में बचा हमारे हिसाब से। लेकिन सवाल कह रहा है 60% नहीं, इस 60% की वैल्यू कितनी है? ₹4200 है, ठीक है? तो अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 60 को यहाँ नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाइए। अब 60 से 4200 में भाग दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 4200 कितने बार जाएगा? 6 से जो 42 है कितनी बार कटेगा? 6 सत्ते 42 और ये जो 0 बचा था वो यहाँ पर लग जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 70 निकल कर के आ गई। आपसे टोटल पूछ रहे हैं कि कुल कितनी उसके पास में राशि थी, तो जब 1% की वैल्यू 70 है, तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ₹7000 लेकर के वो घर से निकला था,
ठीक है? तो टोटल कितनी राशि लेकर के निकला था? 7,000 लेकर निकला था। फिर से समझा देते हैं, काहे परेशान हो रहे हैं। देखिए, उसके पास में 100% रुपए थे शुरू में जब वह घर से निकला था, ठीक है? 40% खर्च कर दिए उसने, ठीक है? बचे कितने? 60% बचे। हमारे हिसाब से सर 60% बचे, लेकिन सवाल क्या कह रहा है? ये जो बचे हैं ना पैसे, वो तुम्हारे हिसाब से तो 60% है, लेकिन हमारे हिसाब से वो 4200 रुपए हैं। तो अब जब 60% की वैल्यू 4200 रुपए है, तो 1% की वैल्यू निकाल लो। अगर 1% की वैल्यू निकाल लोगे आप, तो अपने आप कितने भी परसेंट की वैल्यू निकालनी हो, आप निकाल सकते हो। तो 1% की जब वैल्यू निकालना हो, तो ये 60% है, इसको नीचे ले जाइए यहाँ पर और 60 का डिवाइड दे दीजिए। 0 से 0 गया, 6 सत्ते 42 और ये जो 0 बचा यहाँ पर लगा देंगे। यानी सर 1% की वैल्यू तो 70 आ गई। अब जब 1% की वैल्यू 70 आ गई और वो 100% घर से लेकर निकला था, यानी टोटल कितने पैसे लेकर निकला था? तो 100 में 70 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल कर के आ जाएगा 7,000 रुपए सर वो घर से लेकर के निकला था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने सॉल्व करके भी आपको बता दिया, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। मैथ के सवाल हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है, वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, बस आप लोग अंतिम बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक साथ बनाए रखना। एक संख्या का 35% 63 है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है? यानी कोई संख्या जिसका 35% 63 है। चलिए देख लेते हैं। हम मानते हैं कि वो संख्या जो है ना, वो x है। आपको आंसर दिख रहा है 180 है, ठीक है? हमने माना वो संख्या x है, ठीक है? इसी x का 35% जो है, वो कितना है? 63 रुपए है। तो बताइए वो संख्या क्या है? अब यहाँ से काट करके देख लो। 5 से काटो, 5 से इसको काटा या 7 से काटो, 7 से इसको काटा कितनी बार गया? 7 पंचे 35, 7 से 63 को काटो, 7 नम्मे 63, ठीक है? आमने-सामने काट सकते हैं, अगर बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड अंक है, तो काट सकते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ जाएगा ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। चलिए करके ही बता देते हैं, नहीं आप कन्फ्यूज़ जाओगे, ठीक है? ये कोई संख्या x माना, x का 35% क्या होता है? 63 बता रहे हैं, ठीक है? अब हमें x की वैल्यू अगर निकालनी है, तो ये 63 यहाँ पर रहेगा और ये जो 35/100 है, ये यहाँ जाकर के 100/35 हो जाएगा। ये तो पता ही है ना भैया, अगर बराबर की उस तरफ जाएगा तो पलट जाती हैं संख्याएँ। अब काट लो, 7 नम्मे 63, 7 पंचे 35, 5 से 100 को काटो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा, 20 पंचे 100 होता है। अब इस 20 और 9 का गुणा कर दो, यानी कि निकल कर के आ गया आपका आंसर कितना? 180, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? मैथ और रीजनिंग की हम मैराथन लेकर के आएँगे। हमने वो पेन मँगाई है जिससे मोबाइल या फिर लैपटॉप पे लिखते हैं, वो पेन जल्द ही आ जाएगी, हमारी वाली खराब हो गई थी, तो हम एक पूरी मैराथन वीडियो लेकर के आएँगे, ठीक है? 180 आपका सही आंसर होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्या कह रहा है? दूध का मूल्य ₹14 प्रति लीटर से बढ़ कर के 15.40 रुपए प्रति लीटर हो गया। बताइए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है। चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो शुरुआत करेंगे। दूध का मूल्य पहले कितना था? सर ₹14 था। अब कितना हो गया? 15.40 हो गया। तो कितने रुपए बढ़ गया? सर ₹1.40 बढ़ गया है, ठीक है? तो यही करते हैं, जब भी वृद्धि परसेंट निकालना हो सबसे पहले डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस निकल कर के आया ₹1.40 बढ़ गया है। शुरुआत वाली वैल्यू नीचे रखते हैं, जिससे बढ़ा है वो, तो कितने से बढ़ा है? 14 से बढ़ा है, तो 14 को नीचे रखेंगे और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं। अब इसको भाग दे करके देख लीजिए, 14 से ये कितनी बार जाएगा? 1.0 बार जाएगा और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए फिर से समझा देते हैं, काहे परेशान हो रहे हो? देखिए, 15.40 हो गया, ठीक है? शुरुआत में कितना था? 14 था। कितना बढ़ा है? सर 1.40 बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 14 से बढ़ा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, ठीक है? अब ये दशमलव के बाद में 2 जीरो है, तो यहाँ से इसको हटाइए, दशमलव हटाएँगे तो नीचे 2 जीरो हम बढ़ा देंगे। अब सीधे-सीधे ये कट जा रहा है, 100 से ये 100 कट जाएगा, 14 का भाग 140 में देंगे तो 10 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने सॉल्व करके भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये भी मैथ का है। 25 के बाद में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आएँगे, 5 क्वेश्चन, ठीक है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है? 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताइए। प्यार से अच्छे से इसको समझना, नहीं तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 28 संतरे हैं, ठीक है? 28 संतरे हैं, उनका जो क्रय मूल्य है ना, सीपी जो है ना, वो 24 संतरों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। अब यहाँ से आप अपन क्या करेंगे? एसपी को नीचे लेकर के आइए, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा? ये 24 यहाँ का ऐसा रहेगा, ये 28 जो है ये उठ करके नीचे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया, ठीक है?
अब समझिए, अब सीपी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 24 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या हो गया 28 हो गया। अपन कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाते हैं और क्रय मूल्य का डिवाइड देते हैं। ठीक है? वो नोट्स आप एक बार कर लेंगे ना, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि नोट्स आप लोग ज़रूर ले लीजिए। जो लोग नोट्स किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ से पहले हम अंतर निकालते हैं सीपी और एसपी का। तो सीपी और एसपी का अंतर निकालते हैं तो 28 में से जब हम 24 को घटाएँगे तो सीपी और एसपी का अंतर निकल कर कितना आ गया? 4 अंतर आ गया, ठीक है? जब ये 4 आ गया तो इस 4 को अपन ऊपर रखेंगे और इसके नीचे क्या रखेंगे? सीपी रखेंगे। तो सीपी हमारा क्या है? 24 है, ठीक है ना? तो 24 को यहाँ पर नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 100 का गुणा जब करेंगे तो 4 से 24 को काटिए 6 बार जाएगा और 6 से हमको अब यहाँ पर काट के देख लीजिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 50 बार 100 कट जाएगा। तो 50/3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने ये कहा है कि जो 28 कॉस्ट प्राइस है ना, वो किसी संख्या के 24 सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है? तो हमने क्या किया, सीपी और एसपी का मान निकाल लिया। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो सीपी अपॉन एसपी का जब मान निकाला तो ये 24 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 28 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर के आ गया, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो हो गया सर 24 और जो विक्रय मूल्य है, वो हो गया सर 28। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को घटाते हैं। तो 28 में से 24 को घटाएँगे तो बचेगा क्या, 4 और नीचे हम कॉस्ट प्राइस को रखते हैं, यानी कि क्रय मूल्य को रखते हैं। क्रय मूल्य हमारे हिसाब से क्या है, 24 है, तो हमने 24 को यहाँ पर लिख दिया। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं। आप 100 का गुणा कर लीजिए, 4 से काटिए 24 को 6 बार जाएगा, बचा क्या 100/6, 100/6 को और एक बार काट दो, तो 2 से काटेंगे 50 आएगा, 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा, यानी 50/3 अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पेन आ जाएगी ना तो इतने बड़े में नहीं लिखेंगे, छोटे-छोटे में लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हाथ से लिख रहे हैं। चलिए 26 नंबर। अब यहाँ पर आपका क्या शुरू हो रहा है, एक एक क्वेश्चन आपका जीके का है, उसके बाद में रीजनिंग होगा। निम्नलिखित में से कौन-सी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है, जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में प्रवाहित किया जाता है? कौन-सा ऐसा पदार्थ है जो खून के द्वारा शरीर में पहुँचाया जाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकाला जाता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हार्मोन्स हो जाएगा। हार्मोन्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों, जैसे कि हमारी थायराइड ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, इनके द्वारा निकाले जाते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों तक ये पहुँचते हैं। हार्मोन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए 27 नंबर का प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है। क्या कह रहा है? जिस तरह से पुर्तगाल संबंधित है लिस्बन से, उसी तरह से बांग्लादेश किससे संबंधित होगा? अब ये कह सकते हैं जीके का प्रश्न है, ठीक है ना? चलिए ऑप्शन देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। ऑप्शन में क्या-क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया है नैरोबी, ऑप्शन में दिया है दिल्ली, ढाका और काठमांडू। ये तो सर राजधानियाँ लग रही हैं, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली होती है, तो भले ही भारत नहीं दिया गया, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हैं ना, दिल्ली दिया तो कोई हो ना हो ये राजधानी की बात कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होती है। बताइए बांग्लादेश की राजधानी क्या होगी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है, ठीक है? इसको याद करने की ट्रिक भी आपको बता रखी है। आपको ऐसे याद रखना है, ढाका, टका। ढाका टका, ढाका टका ऐसे कहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। तो कैसे याद रखेंगे? ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। ऐसे आप 2-3 बार कहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फ़नी ट्रिक है, लेकिन आपके मतलब की ट्रिक है, ठीक है? क्या है? ढाका इसकी राजधानी है और टका इसकी मुद्रा है, ठीक है? बांग्लादेश की। तो आप ऐसे कहिए ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आज तो आपसे क्या पूछ लिया? राजधानी पूछ लिया है, कल हो सकता है आपसे मुद्रा पूछ ले। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। सर नैरोबी कहाँ की राजधानी है? अब बता रहे हैं तो बता ही दीजिए। नैरोबी केन्या की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, काठमांडू भूटान किसकी राजधानी? नेपाल की राजधानी है और ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है? चलिए, और भूटान की राजधानी थिम्पू है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजधानी पर बात कर रहा था। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 28 नंबर में कह रहा है, जिस तरह से 13 196 से संबंधित है, बताइए 18 उसी तरह से कैसे संबंधित होगा? सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? वर्ग और वर्गमूल पर। 196 किसका वर्ग वर्ग होता है बताइए? तो 196 तो सर 14 का वर्ग होता है और 14 से पहले क्या आता है? 13 आता है। यानी कि यहाँ पर ये ट्रिक काम कर रही है कि पहली संख्या के बाद वाली जो संख्या है, उसका वर्ग करके इन लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे 13 के बाद में 14 आता है और 14 का वर्ग इनने 196 किया है, तो 14 नहीं लिखा, 14 का वर्ग यहाँ पर लिख दिया। तो आप भी इसी तरह से कर दो। 18 के बाद में क्या आता है? 19 आता है, 19 मत लिखो, 19 का वर्ग लिख दो। 19 का वर्ग क्या होता है? 361। तो 361 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना?
13 के बाद में जो अगली संख्या है, वो संख्या ना लिख कर के उन्होंने उसका वर्ग लिख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, 18 के बाद में जो अगली संख्या आती है, वो संख्या ना लिख कर के हम उसका वर्ग लिख देंगे। 18 के बाद में 19 आता है, 19 नहीं लिखना है हमको, 19 का वर्ग लिखना है, तो 361 अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों के विषम युग्म का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन-सा एक अलग है, ये आपको चयन करना है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएँगे, तभी तो कह रहे हैं जीके का जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। चलिए देखते हैं। कथकली केरल से जिस प्रकार संबंधित है, ओडिसी ओडिशा से जिस प्रकार संबंधित है, माचा मध्य प्रदेश से किस प्रकार संबंधित है, कथक बिहार से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो राज्य हैं, उनके लोक नृत्य से यहाँ पर मैच कराया गया है। ठीक है, जैसे केरल का लोक नृत्य क्या होता है, कथकली होता है। ओडिशा का लोक नृत्य क्या होता है, ओडिसी होता है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, माचा है। माचा आप जानते हैं ना, माचा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य होता है। तो बिहार का लोक नृत्य क्या कथक है? नहीं सर, ये कथक तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो यही आपका अलग हो जाएगा, और आपसे यही पूछा है कि विषम युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। ये जो कथक है ना, ये कथक कहाँ का लोक नृत्य है? ये तो सर उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, बिरजू महाराज कथक करते थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। ये थोड़ा-सा कठिन प्रश्न है, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा-सा गौर से देखिएगा। क्या कह रहे हैं? अगर ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अगर किसी कूट भाषा में विनीत को 59490 लिखते हैं, हर्षित को 812389 लिखते हैं, तो बताइए उसी कूट भाषा में ऋषि को क्या लिखेंगे? अब इसमें थोड़ा आप दिमाग चलाना। सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि कोई चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है क्या? हाँ सर, जो आई है ना, ये बार-बार रिपीट हो रहा है। क्या यहाँ पर कोडिंग देखिए, आई की कोडिंग एक ही तो नहीं है, यहाँ पर सर 9 रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर अपना दिमाग थोड़ा-सा चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आई को इन लोगों ने 9 लिखा है, ठीक है? वी को इन लोगों ने 5 लिखा है, एन को इन लोगों ने 4 लिखा है। तो चलिए ट्राई करके देख लेते हैं, क्या ऐसा ही किया है क्या? तो चलिए देखते हैं। विनीत लिख कर के देखिए, विनीत में इन्होंने वी की कोडिंग 5 बताई है, आई की कोडिंग इन्होंने 9 बताई है, एन की कोडिंग इन्होंने 4 बताई है, और टी की कोडिंग इन्होंने 0 बताई है। ऐसे यहाँ पर भी देख लेते हैं, क्या टी की कोडिंग यहाँ पर 0 बताई है? हाँ सर, यहाँ पर लास्ट में टी है और यहाँ पर लास्ट में 0 है। अब हमको समझ में आ गया कि पर्टिकुलर एक लेटर के लिए इन्होंने 1 अंक निर्धारित किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है? तो यही काम हम भी करेंगे। RISHI लिखा है, अब आर की कोडिंग क्या है, वो देख लेते हैं। तो देखिए आर की कोडिंग है, देखिए यहाँ पर विनीत नहीं, यहाँ पर हर्ष। आर कहाँ पर आ रहा है? तीसरे नंबर पर आर आ रहा है, ठीक है? और तीसरे नंबर पे यहाँ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि आर की कोडिंग 2 है। अब जिस ऑप्शन में शुरुआत 2 से नहीं होगी, सबसे पहले उसको अलग कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो 3 से शुरुआत हो रही है, ऑप्शन नंबर डी अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब एक काम करना है, 2 से हर एक में शुरुआत हो रही है, ठीक है? 2 के बाद में दूसरा अक्षर देखिए, दूसरा अक्षर क्या है? 9 है, 9 है, 9 है, यानी 2 के बाद में 9 आ रहा है, तो ये दूसरा अक्षर से हमारा काम नहीं चलेगा। तीसरा लेटर क्या अलग है क्या? हाँ सर, तीसरा लेटर तो अलग है। तीसरा लेटर सारे ऑप्शन में अलग है। तीसरा लेटर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। तो हम तीसरे लेटर को चेक करेंगे कि तीसरे लेटर की कोडिंग क्या हो सकती है। तीसरा लेटर है एस, ठीक है? तीसरा लेटर है एस। अब देखो एस की कोडिंग इन्होंने क्या की है? इसमें है एस के कौन से नंबर पे है? 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 यानी एस की कोडिंग सर इन्होंने 3 बताई है, ठीक है? तो देखिए कौन से ऑप्शन में तीसरे नंबर पर 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, जहाँ पर तीसरे नंबर पर 3 आ रहा है। इसमें 8 आ रहा है, ये हट जाएगा, इसमें 4 आ रहा है, ये हट जाएगा, ये पहले ही हट चुका था। तो सही आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि वी को इन्हें स्पेशल 5 से डिनोट किया है, आई को 9 बताया है, एन को 4 बता रहे हैं, अर्थात फिक्स लेटर कोडिंग चल रही है, यानी कि एक लेटर के लिए एक कोड इन्होंने बता रखा है, एक लेटर के लिए एक अंक बता रखा है, और वही अंक यहाँ पर काम कर रहा है और कोई भी नियम काम नहीं कर रहा है। इस तरह से अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? तो ये वीडियो आज आपको कैसी लगी? थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन गई थी, क्यों बन गई थी आपको बता रखा है। मैथ और रीजनिंग की जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है आपको समझाने में, इसलिए ये बड़ी वीडियो बन गई थी। जिन लोगों ने मैथ और रीजनिंग की नोट्स ले रखी है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो ज़रूर ले लीजिए। मैथ की हमने 3-3 नोट्स दी हैं आपको, ट्रिक वाली नोट्स अलग से दी है, हैंड रिटन नोट्स अलग से दी है, प्रैक्टिस करने के लिए बुक अलग से दी है, ठीक है? और मैथ और रीजनिंग की भी आपको 2-2 हमने नोट्स दी हैं, तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है और मात्र 128 में मिल रहा है। इससे सस्ता
आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की है, तो भी आप अच्छे खासे नंबर ले आ सकते हैं। वो नोट्स तुरंत मँगा लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल दबा लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके जॉइन कर लेना, क्योंकि मान लीजिए आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं जाता है, तो इस वीडियो की लिंक जो है तुरंत अपलोड करने के बाद में हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, कल आपकी वीडियो आएगी पोषण एवं स्वास्थ्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।